नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है एक तवाइफ का खत। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवाइफ का खत न मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कुमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी न देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा एक खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूँ, हालात कुछ ऐसे हैं, और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद हो कि मैं ये खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। मैं सिद्दत के दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरे खत में कोई फ़िक्रा आपको नागवार गुजरे, उसे मेरी मजबूरी पर महलूम कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे खत क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं? और उनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बतलाने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी की तारीख से आगाह नहीं कराना चाहती। मैं भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं घड़ना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब यह नहीं है कि आपको तवाइफ के इसरार और रमूज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहिब ने तो बम्बई को बहुत देखा हो, मगर आपने हमारा बाजार काहे देखा होगा। जिस बाजार में मैं रहती हूँ वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ है। ग्रांट रोड के इस पार लेमिंगटन रोड और ओपर हाउस और चौपाटी मैरिन ड्राइव और फोर्ट के इलाके हैं जहाँ बम्बई के शुरफा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब इससे यकसा मुस्तफ़ीद हो सकें। गौर फारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज़्यादा करीब है, क्योंकि नादारी में और तवाइफ में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकीन भी खूबसूरत नहीं है। उसके बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शब व रोज़ जारी रहती है, जहाँ भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शोधे और बेकार और जराइम पेशा मखलूक उसकी गलियों का तवाफ़ करती नज़र आती है। लंगड़े लूले, ओबाश, मदकूक, तमाशबीन, आस्तिक व सुजाग के मारे हुए काने, लूंजे, कोनीनबाज और जेबकतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सिले हुए फुटपाथ पर मैले के ढेरों पर भिन भिनाती हुई लाखों मक्खियाँ, लकड़ियों और कोयलों के अफसुर्दा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले, कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हजाम और इस्लामी हजाम और लंगोटे कस कर गालियाँ बकने वाले पहलवान। हमारी समाजी ज़िंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत शरीफ है वो मालवार हिल पर क़ियाम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहाँ मैंने झुक कर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे जिस कदर अकीदत है उसको मैं कभी ठीक तरह से बयान न कर सकूंगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती हो तो सिर्फ आप हैं। तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी हो, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है। गो फारस रोड वाले अभी से उसके मुतालिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी भी आपको बताऊंगी। तो यह है फारस रोड जहाँ मैं रहती हूँ। फारस रोड के मगरिबी सिरे पर जहाँ चीनी हजाम की दुकान है, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना है, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूँगी कि वहाँ पर मेरी दुकान है, और वहाँ पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह बुनियाद सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है। और हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फ़ायदे की भी सोचता है।
मेरा व्यापार भी इसी तरह का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फ़र्क नहीं है। ये दुकान अच्छी जगह पर वाक़ई नहीं है। यहाँ रात तो कुछ दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पीकर जाते हैं। जहाँ भर की गालियाँ बकते हैं, यहाँ बात-बात पर छुराजनी होती है। वो एक खून दूसरे तीसरे रोज़ होते रहते हैं। गरज की हर वक्त जान जैक में रहती है। और फिर मैं कोई अच्छी तवाइफ नहीं हूँ कि पवई जाके रहूँ या वर्ली पर समुद्र के किनारे एक कोठी ले सकूँ। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवाइफ हूँ। और अगर मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट-घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूँ, लेकिन अब 10 साल से इसी शहर बम्बई में, इसी फ़ारस रोड पर इसी दुकान पर बैठी हूँ। और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6,000 रुपये तक मिलती है। हालांकि यह जगह कोई इतनी अच्छी नहीं, फिजा मुतफिन है। कीचड़ चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और खारिशज़दा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6,000 रुपये तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है। यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम देता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ हंडिया है और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है और उसके नीचे एक छोटा सा पलंग और इसके नीचे मेरे कपड़ों के संदूक हैं। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मकान मालिक ने बरसों से कलई नहीं कराई, न वो कराएगा। इतनी फुर्सत किसे है? मैं तो रात रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को ही गाँव तकिए पर सिर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं, तो बेला और बतूल फटी-फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती हैं। मेरा ये खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त न होती, तो ये गुनहगार बंदी आपकी खिदमत में गुस्ताखी न करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू-थू करेगी। शायद आप तक मेरा ये खत भी न पहुँचेगा। फिर भी मजबूर हूँ। ये खत लिख के रहूँगी कि बेला और बतूल की मर्जी यही है। शायद आप कयास कर रहे होंगे कि बेला और बतूल मेरी लड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है। मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुसलमान फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड और फारस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपये के इवज़ खरीदा था। यह मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था, जहाँ बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अकब में पूंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतवस्सित तबके का घराना था। शराफत और सादगी घुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को तहे तय करना शुरू किया, उस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाकया है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि उसने अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं को घर के सामने एक जम में गफ़ीर देखा। ये लोग मुसल्लह थे और घरों को आग लगा रहे थे और लोगों को और उनके बच्चों को और उनकी औरतों को घर से बाहर निकाल कर उन्हें कत्ल कर रहे थे। साथ ही साथ अल्लाहू अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा। फिर उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। वहशी मुसलमानों ने उसके पिस्तान काट कर फेंक दिए थे। वो पिस्तान जिनसे एक माँ कोई माँ, हिंदू माँ या मुसलमान माँ, ईसाई माँ या यहूदी माँ, अपने बच्चे को दूध पिलाती है और इंसानों की ज़िंदगी में कायनात की वुसअत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाहू अकबर के नारों के साथ काट डाले गए। किसी ने तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया था। किसी जालिम अंधेरे ने उनकी रूहों में यह स्याही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत नहीं थी, वो दुश्मनी भी नहीं थी, वो इंतकाल भी न था। वो एक ऐसी सादत, बेरहमी, बुज़दिली और शितनत थी जो तारीख के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को दागदार कर जाती है। बेला अब मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं थी जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह कर किसी शरीफ घराने के गरीब लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविंद से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से
अपनी घरेलू ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियों से। लेकिन उस नाजुक कली को बेवक्त खींचा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आँखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलख़ी है, या उसका जो लहू है, मौत की जो प्यास है, कायद-ए-आज़म साहिब शायद अगर आप उसे देख सकें, तो उसका अंदाज़ा कर सकें। उन बेआसरा आँखों की गहराइयों में उतर सकें, तो आप शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मज़हब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मीरास है जो उसे मिटाता है। उसे दुनिया के किसी मज़हब का कोई खुदा माफ़ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहाँ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं। बतूल मुसलमान लड़की है, बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई हो तो बतूल जालंधर के एक गांव खेमकरन के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां थीं, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेमकरन में एक मामूली काश्तकार था, गरीब पठान लेकिन गयूर पठान, जो दियों में से खेमकरन में आके बस गया था। जाटों के इस गांव में ही 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस हिल्म और आस्ती से रहते थे, शायद उसका अंदाज़ा पंडित जी आपको इस अमर से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाज़त न थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अता करते। सदियों से जब से महाराजा रणजीत सिंह ने अनान हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अजान न दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था, लेकिन दुनियावी मजबूरियां इस कदर शदीद थीं, फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लब वा करने की हिम्मत न होती थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी, सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली पड़ती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल हैं और फनकार होकर भी ये जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी ज़िंदगी के ढेर के गड़बड़ होकर इस तरह पड़ी है कि इसका परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े मार दाढ़ी, घुन मूँछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले 4 बाज़ारी ही नज़र आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उसने सिर्फ जिन्ना साहब का नाम सुना था, पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे, जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इनकलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं। 11 बरस की ही तो वो है, अनपढ़ बतूल। वो चंद दिन ही हुए मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे 500 रुपये में खरीद लिया। इससे पहले वो कहाँ थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा है कि अगर आप उससे सुन लें तो शायद पागल हो जाएं। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए हैं। इस इंसानी बर्बरियत अपने वहशी नंगे रूप में सबके सामने आई है। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया और फिर उसके हलक को चीरकर उसकी आंतें तक निकाल डाली। फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से ज़बरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुल दरखशां, मरजाना सोहन, बेगम, एक-एक करके वहशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया, जिसने उन्हें ज़िंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म और इज़्ज़ से और पाकीज़गी से सर झुका दिया था, उन तमाम बहनों, बहुओं और माँओं के साथ जना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज़्ज़त खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अज़मत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था, आज ग्रंथ साहिब का हर दोहा शर्मिंदा था, आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता की मुसव्विरी का नाम ले सकता है, अशोक के कतबे सुना सकता है, एलोरा के सनमजादों के गुण गा सकता है? बतूल के बेबस भींचे हुए होठों, उसकी बाहों पर वहशी दरिंदों के दांतों के निशान और उसकी भरी हुई टांगों की नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ, आओ मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस मुतफ़िन लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रौ में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब मुझे न कहना चाहिए था। शायद इसमें आपकी सुबकी है। शायद इससे ज़्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने न की होंगी, न सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है।
हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और शायद एक तवाइफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का यह हक ज़रूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर और मस्जिद हैं। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक रंडी के यहाँ रहती हैं, जो चीनी हजाम के बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बेला और बतूल को ये धंधा पसंद नहीं। मैंने उन्हें खरीदा है। मैं चाहूँ तो उनसे ये काम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे किया है। मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहती हैं, मुझे उन निगाहों की ताब नहीं। मैं ठीक से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप क्यों न खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिन्ना साहिब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख्तर नेक अख्तर समझें। जरा एक दफ़ा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर में रखें और उन लाखों रूहों का नौहा सुनिए। ये नौहा जो नवाखाली से रावलपिंडी तलक और भरतपुर से बम्बई तक गूंज रहा है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? ये आवाज़ सुनेंगे आप? आपकी मुखलिस, फारस रोड की एक तवाइफ। धन्यवाद।